चलो तो अपन स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। तो कल अपन पढ़ के थे ट्रांसफार्मर की सामान्य जानकारी अपने पढ़ ली थी कि इसमें दो वाइंडिंग होती है, दोनों वाइंडिंग किस पे लिपटी जाती है? कोर पे। किस पे लिपटी जाती है? कोर पे। दोनों में से एक वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे, दूसरी को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। और प्राइमरी वाइंडिंग उसे बोलते हैं जो किससे जुड़ी होती है? सप्लाई से। और सेकेंडरी बोलते हैं जिससे जो किसी है लोड से। एचवी वाइंडिंग बोलते हैं जिसमें घेरों की संख्या क्या हो? एलवी बोलते हैं जिससे घेरों की संख्या क्या हो? कम। दोनों से संयुक्त वाला फ्लक्स क्या होता है? कॉमन होता है। क्या होता है भी? कॉमन। तो कल अपन इसके बारे में कुछ बातें कर चुके थे और नेम पढ़ा था फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज पैदा होती है वो सब प्रेरण के कारण होती है और सेकेंडरी में अनुनय प्रेरकत्व के। ठीक है भी। और नेम पढ़ा था फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन तो जो वोल्टेज आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के सिरों में पैदा हो रही थी उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसका समीकरण क्या है, किन किन कारकों पर निर्भर करती है। अब देखें भी अपने क्या पढ़ा था कल कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है, डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए वापस। ये अपने बनाई थी कोर। उस कोर के एक सिरे पे अपने यहां एक वाइंडिंग लपेटी थी जिसको जोड़ा था अपने सप्लाई से। और यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज अपने क्या लगाई थी भी? V1। यहाँ V1 लगाई थी। यहाँ घेरे आपके पास थे N1। क्या थे भी? N1। और यहाँ पे फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से वोल्टेज पैदा हुई थी E1। क्या पैदा हुई थी? E1। तो प्राइमरी साइड को अपन हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और सेकेंडरी को 2 से। इसी तरह यहाँ जो फ्लक्स पैदा हुआ था, जैसे अपने इस कुंडली में धारा प्रवाहित की, यहाँ फ्लक्स पैदा हुआ था 5M। क्या पैदा हुआ था भी? 5M। जिसका प्रकार था प्रत्यावर्ती। क्या था भी? प्रत्यावर्ती। अब यहाँ जो फ्लक्स जो पैदा हुआ था उस कोर में प्रवाहित हो रहा था, इसका नाम अपने रखा था 5M। क्या रखा था? 5M। इस फ्लक्स का नाम अपने रखा था 5M। और यही फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो लिंक हो गया था जाके सेकेंडरी से। सेकेंडरी के सिरों में पैदा कर दिया था विद्युत वाहक बल। इस विद्युत वाहक बल को अपने नाम दिया था E2। क्या नाम दिया था भी? E2। तो आज अपन पता करेंगे जो E1 और E2 जो विद्युत वाहक बल पैदा हो रहे हैं वो किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं और उसके बारे में बताएगा ईएमएफ इक्वेशन। कौन बताएगी? ईएमएफ इक्वेशन। पढ़े भी। अब अपने सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो चुंबकीय फ्लक्स है, जो चुंबकीय फ्लक्स है जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के घेरों से लिंक हो रहा है, संयोजित हो रहा है, वो किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? प्रत्यावर्ती प्रकार। कौन सा टाइप का? प्रत्यावर्ती। और प्रत्यावर्ती प्रकार में अपन ताक्षणिक मान लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जो ताक्षणिक मान होता है वो बताता है अधिकतम मान और तरंग प्रारूप का प्रकार। अधिकतम मान और तरंग प्रारूप का प्रकार दो बताता ही नहीं बताता। फिर अपने को सारी चीजें वहां से पता चल जाती है, जैसे अपने औसत मान निकाला था, एवरेज मान निकाला था, ठीक है भैया, अधिकतम मान निकाला था सारे। पर अभी अपने को क्या देखना है? इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा? एक तो अधिकतम मान और दूसरा क्या बनेगा? तरंग प्रारूप का प्रकार। ठीक है भी। तो अपने क्या लिखा है? अपन पढ़ रहे हैं ईएमएफ इक्वेशन। तो अपने पास प्राइमरी वाइंडिंग में घेरों की संख्या कितनी है? N1। N1 आपके पास है प्राइमरी वाइंडिंग में घेरों की संख्या। वाइंडिंग में घेरों की संख्या। इसी तरह N2 है आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर आप हिंदी प्रेमी हैं तो द्वितीयक लिख लेना भी, और वाइंडिंग को लिख लेना कुंडली। क्या लिखना भी? कुंडली में घेरों की संख्या। E1 आपके पास है प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों पर, प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल। उत्पन्न विद्युत वाहक बल V1 आपका आरोपित वोल्टेज है, परंतु E1 और E2 क्या है? उत्पन्न विद्युत वाहक बल। इसी तरह आपके पास जो E2 है वो है सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल।
ठीक है, ये उत्पन्न विद्युत वाहक। अब इनसे लिंक होने वाला फ्लक्स है φm, क्या भी φm, और φm है बच्चों देखिए प्रत्यावर्ती प्रकार का फ्लक्स। किस प्रकार का? तो φm है आपके पास प्रत्यावर्ती फ्लक्स, और प्रत्यावर्ती फ्लक्स वह होता है जो समय के साथ क्या होता है भी चेंज होता है, जिसका मान व दिशा समय के साथ क्या हो जाए चेंज, कल अपने पढ़ा था। और प्रत्यावर्ती फ्लक्स है, इसका जो ताक्षणिक मान लिखा जाएगा उसको अपन कैसे लिखेंगे? ताक्षणिक मान। इसका जो ताक्षणिक मान होगा φm को अपन लिखेंगे फाई मैक्सिमम, अधिकतम मान, तरंग प्रारूप क्या भी साइन वेव, और ओमेगा टी, ओमेगा से आपको मिलती है आवर्ती, क्या मिलती है भी आवर्ती, ठीक है भी। ये ओमेगा आपको बताएगा आवर्ती, ये बताएगा अधिकतम मान, और साइन आपको बता रहा है तरंग प्रारूप। तो अगर आपसे ताक्षणिक मान क्या लिखोगे? फाई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। तो अगर इस फ्लक्स का तरंग प्रारूप पूछा जाएगा तो कौन सा है? साइन वेव, जावक्रिय, कौन सा? तो इस प्रत्यावर्ती फ्लक्स का अगर आपसे पूछा जाए तरंग प्रारूप, प्रारूप ये क्या होगा बच्चों? देखिए जावक्रिय, क्या होगा? जाव। यानी अपन जो ईएमएफ इक्वेशन जो बनाने जा रहे हैं वो ऐसे फ्लक्स के बनाने जा रहे हैं जिसका तरंग प्रारूप क्या भी साइन वेव, क्या है? साइन वेव। समझ में आ गई इतनी बातें? अब चले इक्वेशन पे। अब अपने कहा कि जैसे आप यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज V1 लगाओगे तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी, इस प्रत्यावर्ती धारा के कारण आपके पास प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स φm पैदा होगा। और जैसे बच्चों देखिए ये प्राइमरी वाइंडिंग के घेरों से लिंक होगा, इनके सिरों पे पैदा कर देगा विद्युत वाहक बल, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। परंतु जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा वो आरोपित वोल्टा क्या करेगा? विरोध। कौन से नियम से? लेंज के नियम से। कौन से नियम से? बताया था, अपन इसको लिखते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल, आपको नियम पता है भी, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं उसको। विद्युत वाहक बल, इसका नाम रखने पर E1, क्या रखने भी? E1। अब यहां लगाएंगे अपन माइनस का साइन, किसका लगाएंगे? और माइनस का साइन बताएगा लेंज का नियम, क्या बताएगा? क्योंकि आरोपित जो उत्पन्न वोल्टेज होती है वो लेंज के नियम के अनुसार क्या करती है? विरोध करती है। तो अपन लिखेंगे माइनस का साइन। तो अब बताओ घेरे कितने हैं इसमें? N1 कितना है, और जो फ्लक्स है उसका मान कितना है? φm d बटा में dt, ठीक है भाई, d φm बटा में dt। यानी जो d फाई बटा में dt का मतलब ये है बच्चों कि जो फ्लक्स है वो समय के साथ क्या हो रहा है। और फेराडे ने अपने पहले नियम में ये बताया था कि अगर ऐसा फ्लक्स जो समय के साथ क्या हो और किसी कुंडली के साथ लिंक हो तो क्या पैदा करता है? विद्युत वाहक बल। और दूसरा नियम बताया था कि फ्लक्स परिवर्तन की दर जितनी ज्यादा होगी उतना विद्युत वाहक बल क्या होगा? ज्यादा पैदा होगा। इतना याद हो गया सबको? अब देखिए भी, अब इस φm का मान अपन लिख के आए हैं, ये जो φm है इसका मान कितना है? फाई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। इस φm का मान कितना है? फाई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अब इसका मान वहां रखते हैं, d बाई dt है, अवकलन क्या भी? अवकलन, घबराना नहीं, ठीक है? नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, पर अब बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा जो आपने नहीं पढ़ा है। अब आपको नौकरी लगना है, ITI नहीं करनी है। d बटा में dt, और इसका अपन मान रख देते हैं यहाँ पे, तो इसका मान है फाई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अगर आप इसको d बाई dt के सापेक्ष अवकलन करोगे साइन को, तो साइन का हो जाता है कोस, क्या होता है? और ओमेगा का अवकलन नहीं होता, ओमेगा क्या आ जाएगा? बाहर। तो अपन इसको क्या लिख देंगे सोल्व करके? तो इसको अपन लिखेंगे E1 बराबर माइनस N1 ओमेगा, क्या लिख देंगे? ओमेगा फाई मैक्सिमम, फाई मैक्सिमम, और साइन का क्या लिख दें? कोस ओमेगा टी। लिख सकते हैं ऐसा? ये माइनस का साइन मैंने यही लिखा है भी, बच्चों इसको अपने सोल्व करके लिखा है, सोल्व करना सीख जाओ, कोई दिक्कत नहीं। साइन का क्या होता है? कोस, ओमेगा क्या लगा दो? बाहर। तो ओमेगा को यहां से बाहर ले, फाई मैक्सिमम, फाई मैक्सिमम, और साइन का क्या लिख दिया? कोस ओमेगा टी। कोई दिक्कत? सीखो, नहीं आता है तो सीखो। अब देखिए, इसको अपन को कोस के रूप में नहीं लिखना है, इसको अपन लिखना है साइन के रूप में। किसमें लिखना भी? तो अगर अपन कोस को साइन के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे वो जो देखें, कोस को किसमें लिखना है? साइन में। तो कोस ओमेगा टी को अपन कैसे लिख सकते हैं? साइन में। तो कोस ओमेगा टी बराबर क्या होता है?
साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। तो अगर साइन 90 में से अपन थीटा घटा दें तो क्या बन जाता है? कोस थीटा। क्या बन जाता है? अब यहाँ थीटा नहीं है, आज यहाँ क्या है? ओमेगा टी। तो पाई बाय 2 में से क्या घटा दो? ओमेगा टी। तो बताओ बन गया नहीं बन गया? तो साइन को अगर अपन कोस को साइन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। लिख दें विकास, लिख दें, मान गया तू? तो अपन माइनस n1 ओमेगा का मान रख देते हैं, ओमेगा मान लेते हैं 2 पाई एफ। क्या लिख देते हैं? 2 पाई एफ पाई मैक्सिमम। और इसको अपने ले लिया साइन के रूप में, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। कोई दिक्कत भी? मैं सुंदर सुंदर जमा जमा के लिख रहा हूं आपके हिसाब से, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत है ना है। अब तो यहां तक कोई बात है दिक्कत करिए भी, कर तो रही है वो आज की हो गई यहाँ, ठीक है करेंगे भी, सीखोगे तो चीजें सीख जाओगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे किसका साइन है? अगर मैं इसको माइनस के साइन से यहां गुणा कर दूं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अपन क्या लिख देंगे? E1 बराबर N1 2 पाई एफ पाई मैक्सिमम। अब साइन किस गया? साइन आ जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा तो यहां आएगा ओमेगा टी, सही है भी? माइनस है पाई बाय, समझ में आई नहीं है? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब आपके पास जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें जो उत्पन्न वोल्टेज है, उत्पन्न वोल्टेज, उसका मान बराबर आ गया है N1 2 पाई एफ पाई मैक्सिमम। एफ यहाँ पे क्या है? आवर्ती। क्या है? N1 क्या? प्राइमरी वाइंडिंग घेरों की संख्या। और फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स किस टाइप का? अधिकतम। चुंबकीय फ्लक्स कौन सा भी? अधिकतम। अब अपन चाहते हैं कि इस वोल्टेज का जो मान है वो अधिकतम पैदा हो। क्या पैदा हो? अब अधिकतम पैदा होने के लिए अब गुणांक के रूप में केवल ये बचा कि नहीं बचा? बताओ ये गुणा है कि नहीं इसके? अगर ये जो गुणांक है इसका मान 1 हो जाए, क्या हो जाए? 1। किसी संख्या को सबसे बड़ी बनाने किससे गुणा करो? 1 से। और 1 से छोटी से करोगे तो बताओ कम हो जाए नहीं हो जाएगी? उदाहरण बता देता हूं, तुम्हें उदाहरण बताना जरूरी है। 100 को अगर आप आधे से गुणा करोगे तो बताओ 50 हो गया नहीं हो गया? और 100 को अगर 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो अगर मैं इस संख्या को अधिकतम मान से गुणा करूं तो ये संख्या अधिकतम हो जाए नहीं हो जाएगी? तो अगर अपन E1 मैक्सिमम, E1 को अधिकतम बनाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अधिकतम। तो इसका मान कितना रख दें? 1। कितना रख दें? 1। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो नहीं आया? आ गया? चलो अच्छा। तो अगर अपन इसका संख्या चाहते हैं अधिकतम तो ये इसका मान किसके बराबर कर दें? सारा 1। तो इसको 1 से गुणा कर दोगे तो E1 हो जाएगा मैक्सिमम। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ये आपका हो जाएगा अधिकतम। क्या हो जाएगा? अधिकतम। E1 मैक्सिमम के बराबर क्या हो जाएगा? N1 2 पाई एफ गुणा में फाई। समझ में आएगा नहीं है? आ गया? पर अपने पास अभी भी कौन सा मान आया है? अधिकतम मान। कौन सा है? पर सभी मापने के अंदर कौन सा मान पढ़ते हैं? RMS मान। कौन सा मान पढ़ते हैं? तो इस अधिकतम मान को क्या बनाना पड़ेगा? RMS मान। और अधिकतम मान को RMS मान बनाने के लिए किससे भाग देते हैं? √2 से। किससे भाग देते हैं? √2 से। अब इस इक्वेशन को अपन किससे भाग देते हैं? √2 से। तो RMS बनाने के लिए इस E1 को क्या बनाना है? RMS। क्या बनाना है अभी? RMS। तो इस RMS बनाने के लिए इस E1 मैक्सिमम को किससे भाग देते हैं? √2 से। अब यहां लिख दो वैल्यू। तो E1 मैक्सिमम का मान क्या लिख के आए हो तुम? अरे क्या लिख के आए हो? 2 पाई एफ N1 पाई मैक्सिमम बटा में किससे भाग देना है? √2 से। जब √2 से दोगे भाग तो क्या इस 2 को √2 गुणा में √2 लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो क्या? तो इस 2 को आप लिख सकते हो √2 गुणा में √2। तो √2 से √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अरे हो जाए नहीं हो जाएगा? √2 से √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा? √2 गुणा में पाई। और √2 का गुणा में पाई से गुणा करोगे कितना आएगा? 4.44 एफ गुणा में N1 गुणा में फाई मैक्सिमम। बताओ आएगा नहीं आएगा? और ये बताओ ये कौन सा मान आ गया? E1 RMS। तो अब आपको जो इक्वेशन दी जाती है ये वाली, और बाय द वे आपसे पूछ ले
कि बताओ ये कौन से मान को बताती है। तो मन तो इतना दिन बेरोको नहीं हो, मेरे को यही पता था कि रट ले E1 बराबर 4.44 गुणा में F गुणा में 5 गुणा में N1। मेरे को पता नहीं था ये आरएमएस है, औसत है या अधिकतम मान। अब तो पता चल गया। तो अगर आपसे बच्चों देखें, अगर आपके पास आरएमएस मान पूछा गया है तो आरएमएस मान की इक्वेशन लिखोगे 4.44 गुणा में F गुणा में N1 गुणा में 5 में। अब यहाँ पे F बताता है सप्लाई आवर्ती। अब इसी तरह अगर आपको E2, कौन सा E2 कौन सा मान था जो सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों में पैदा हुआ था, क्या हुआ था सेकेंडरी वाइंडिंग में घेरों की संख्या बताओ कितनी है N2। फ्लक्स हुई तो वो क्या है, समान है, कितना भी समान। अरे है कि नहीं है, तो घेरे क्या चेंज कर देंगे N1 से N। तो अगर सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर बात करेंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज, सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ये क्या भी E2। तो E2 का कौन सा मान है, आरएमएस मान। किसका मान भी आर, ये बताओ किसके बराबर हो जाएगा 4.44 गुणा में F गुणा में N2। तो फ्लक्स क्या है कॉमन, पाई मैक्स। ये भी वोल्ट में होगा, ये भी किसमें होगा वोल्ट। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज किस किस पे निर्भर करती है, तो आवर्ती पर, घेरों की संख्या पर और फ्लक्स पे और चुंबकीय फ्लक्स पर किसके समानुपाती है। तो फिर समानुपाती है तो हटाएंगे, किसे हटाएंगे, जो कांस्टेंट है, जो क्या है। क्या अपन घेरों की संख्या को अंदर जाए घुस के चेंज करके आ सकते हैं, क्या 4.44 के मान को बदल सकते हैं, तो 4.44 के मान को बदले नहीं। तो समानुपाती अगर आपसे पूछा था किस किस पे निर्भर करती है, तो तीनों पे लिख देना है, आवर्ती पर, घेरों की संख्या पर और चुंबकीय फ्लक्स पर। अगर आपसे पूछा समानुपाती किसके है, तो केवल दो के रखोगे, इसको हटा दोगे, आवर्ती और चुंबकीय फ्लक्स की। तो अगर अपन बात करते हैं E1 समानुपाती किसके है, तो चुंबकीय फ्लक्स के और आवर्ती। बताओ समझ में आ नहीं आ गया, अरे आ गया क्या। अगर समानुपाती पूछा जाता है केवल है दो के, चुंबकीय फ्लक्स और आवर्ती। बताओ समझ में आ गया सभी को। और निर्भर करती है तो तीन पे, घेरों की संख्या। अब यहां पर एक बात और देखने वाली, अब देखिए क्या कारण है कि आपके पास जो वोल्टेज एक साइड कम पैदा होती है, एक साइड क्या होती है ज्यादा। एक साइड वाली वाइंडिंग HV, एक साइड वाली वाइंडिंग LV। अब जहां घेरे ज्यादा है वो वाइंडिंग क्या है HV, और जहां घेरे कम है वाइंडिंग क्या है LV। तो अगर आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताओ वोल्टेज प्रति टन, वोल्टेज प्रति टन कितनी पैदा हो रही है, समान है क्या, समान है। तो वोल्टेज प्रति टन जो पैदा हो रही है वो क्या है, समान है, क्या भी समान। अब उसका कैसे पता चलाओगे आप बच्चों, देखें। अब देखिए अगर आपके पास घेरों का मान कम है ज्यादा है, देखो ये E1 पैदा हो रहा है, वो तो 4.44 से गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आवर्ती सेम है कि नहीं है, ये सेम है कि नहीं है, अरे सही है। तो बताओ चेंज क्या हो रहा है, N1 क्या हो रहा है चेंज, घेरों की संख्या। तो बाकी तो सारे सेम है। तो घेरे अगर आप बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, घेरे आप घटाओगे तो वोल्टेज घट जाएगी। उग्रसेन इन अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो वोल्टेज, घेरे बढ़ाओ तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, घेरे बढ़ाओ तो वोल्टेज घटे। यानी प्रति टन बताओ वोल्टेज फिर समान है क्या, समान है। देखो कैसे, अगर आपने कहा कि आपके पास एक टन प्रति टन जो वोल्टेज पैदा हो रही है वो 2 वोल्ट है, कितनी वोल्ट है। अगर घेरे आपके पास 50 है, कितने हैं 50, तो बताओ वोल्टेज 100 हो जाएगी नहीं हो जाएगी। और अगर ये घेरे अगर मैं कह दूं एक साइड में 200 है, कितने हैं, तो बताओ यहाँ 400 हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो प्रति टन वोल्टेज तो क्या पैदा हो रही है सेम, पर चेंज क्या हो रहे हैं घेरे। तो अगर घेरे चेंज हो तो वोल्टेज घट रही है बढ़ रही है नहीं। तो बताओ प्रति टन वोल्टेज बताओ समान होती है, समान होती है, समान। कई बार बच्चों यहाँ गलती करके आते हैं बच्चे कि सर प्रति टन वोल्टेज समान है, नहीं होती। तो प्रति टन वोल्टेज क्या होती है, समान। इसको लिख देंगे अपन यहाँ पे, फिर अपन क्वेश्चन भी करेंगे इसके। तो नोट लगा के इंपॉर्टेंट करके नोट, ट्रांसफार्मर की
प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग, व सेकेंडरी वाइंडिंग। के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रत्येक टर्न के लिए, बताओ क्या लिखूं, प्रत्येक टर्न के लिए समान होता है। प्रत्येक टर्न के लिए क्या होता है भी समान। ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है प्रत्येक टर्न के लिए क्या होता है भी समान। तो जहां घेरे ज्यादा है वो आपकी एचवी बन जाएगी, जहां घेरे कम है वो क्या बन जाएगी। बताओ कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछो, यहां से कोई दिक्कत, कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछो। इक्वेशन समझ में आ गई बच्चों, जाए करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज तक नहीं की, अभी नहीं करूंगा तो समझ में नहीं। बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या है। ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण क्या है, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अब बताओ ये मान कौन सा था, आरएमएस मान, कौन सा मान है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ये मान कौन सा है, आरएमएस। तो 4.44 एफ एन फाइव मैक्स। आपको पता भी होना चाहिए कि 4.44 आया कैसे था। पहले अपने कौन सा मान निकाला था, अधिकतम मान। तो अगर आपसे बच्चों देखें अधिकतम मान पूछे तो, ई मैक्सिमम पूछे तो आपको गुणा करना 2 से, 2 पाई एफ ओमेगा था भी n1 गुणा में फाइव मैक्सिमम। ठीक है भाई, इसने 5m लिख दिया, 5m भी लिख सकते हो, अपने 5 क्या m लिखा था, 5m में कौन सा मान था उसका, अधिकतम है। बताओ समझ में आ रहा है। तो अगर अधिकतम मान का समीकरण पूछे तो क्या बताओगे, 2 पाई एफ गुणा में n1 गुणा में 5। अब ये n1 और n2 की जैसे क्या लिख दिया, n लिख दिया। ठीक है भाई, ये बताओ f क्या दिखाता है, क्या दिखाता है भी आवर्त। तो f से क्या भी आवर्त। ठीक है, f बताता है आवर्ती। ये क्वेश्चन बताओ, n क्या दर्शाता है, कुंडली के चक्कर, टर्न की संख्या, तो बी ऑप्शन आ जाए। ईएमएफ क्वेश्चन में 5m क्या दर्शाता है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स। देखो वहां पे 5m लिखा था, मैं 5m लिखा सकता था, पर मैंने क्या लिखा है 5 मैक्सिमम, ताकि आपको ये जीवन में आपको बातें क्या रहे, याद रहे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या लिखना है, चुंबकीय फ्लक्स का अधिकतम मान। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। ईएमएफ क्वेश्चन के अनुसार प्रेरित ईएमएफ किसके अनुपाती समानुपाती होता है, पाई और फ्लक्स के। अब क्या इसके आर, वी आई आर भाग एफ, कोई देना लेना नहीं, तो किसके समानुपाती होता है, एफ और 5m। ठीक है, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन बताओ, यदि अधिकतम फ्लक्स आधा कर दिया जाए और अन्य सभी मान स्थिर रहें तो प्रेरित ईएमएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा। अगर आप फ्लक्स आधा करोगे तो उत्पन्न वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, आधे। आपको पता है, मैंने आपको लिखवाया है कि चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न वोल्टेज, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, समानुपाती क्या है, उसे आधा करोगे तो उत्पन्न वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, आधी। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, देखे आधा। अगला क्वेश्चन पढ़े, कान में पड़ेगा तो लग जाओ, कॉपी पेन उठाओ, चालू कर दो, करें भी आंसर निकालें इसका, सभी करें भी, केवल आपको क्वेश्चन में मान रखने और कुछ नहीं करना। आपके लिए इक्वेशन भी लिख रखी है इसमें, 4.445 n5 मैक्सिमम। मैं यहीं रख रहा हूं मान, 444 भाग 100, आवर्ती है 50, n है 300, और ये आएगा 15 बटा में 1000। तो ऊपर 3 और 5 बिंदी होगी भी, 3 ऊपर, ऊपर कितने 3 है ना, तो 3 से ये काट दो। ठीक है भाई, फिर आप इसको सोल्व कर लो, ये ऑप्शन आ रहा है भी 999।
ठीक है भी, मैं और चेक कर देता हूँ मेरा आंसर भी। तो ये अपने पास कितना आएगा, ठीक है 15 आती है 45 आ जाएगा। 45 गुणा में 3 5 करेंगे अपन, इतना बड़ा गुणा नहीं करता मैं, इसको सीधा कर लेता हूँ एक बार। ठीक है भी, इसको कर लेता हूँ ना मैं सीधा। ये कितना आएगा 20, 2 ये आ गया 22, फिर कितना आएगा 22, सही है क्या? नीचे क्या बचा हुआ है 100, एक विधि काट देते हैं। ठीक है भी, ये तो गया यहाँ से, इसको काट देते हैं। ये 3 बार, ये कितनी बार गया 2 बार, इसको काट दो कितना रहेगा 111। अब 3 3 9, तो 109 से गुणा कर दो, 111 को किससे गुणा कर दो 9 से, तो आंसर आ गया 999। बहुत बढ़िया भी, एकदम सही आंसर आया आप सभी का। अगला क्वेश्चन ले लें, अगला क्वेश्चन कर देंगे आप फटाफट। किसी ट्रांसफार्मर में चक्कर 2 गुने तथा फ्लक्स आधा कर दिया जाए तो आवर्ती स्थिर है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना रहेगा? एक को आधा कर दिया, दूसरे क्या कर दिया दुगुना, कोई फर्क पड़ा ही नहीं। देखो क्या किया इसने, हमने पता कि ई समानुपाती किसके एफ के और किसके फाई के, पर इसने एफ को तो क्या रखा है स्थिर रखा है। ठीक है भी, तो अपनी इक्वेशन पूरी लिख लेना यहां से। और मेज वाले में संकट है, कोई बात नहीं, ये लगा देते हम। तो ई बराबर क्या है 4.44। फ्लक्स को आवृत्ति को कोई चेंज है नहीं किए, फ्लक्स को कर दिया आधा, कर दो आधा, और आवर्त चक्रों क्या कर दो 2 गुना, 2 से 2 कैंसिल। क्या बताओ इक्वेशन सेम है कि नहीं है? तो कोई परिवर्तित नहीं है, तो क्या रहेगा भी अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, किसी ट्रांसफार्मर में फ्लक्स 0.02 वेबर से 0.03 वेबर कर दिया जाए, बताओ कितना बढ़ा दिया? 2 से 3 कर दिया, सीधा बताओ। अरे 2 से 3, अरे 2 से 3 कर दिया, 2 से 3 कर दिया, आप जीरो मत देखो, 1.5 टाइम बढ़ा दिया। अरे 2 से कितना कर दिया 3, तो 3 बटा में क्या लिखोगे 2, ऐसा है क्या? आंसर कितना आया 1.5, कितना गुना बढ़ेगा? अब आपका 2 गुना कैसे आ रहा है बताओ, कैसे आया 2 गुना? 2.02 से कितना कर दिया 0.03 बढ़ाया ना, तो देखो 2 से कितना कर दिया 3, तो 3 बटा में 2 कितना बड़ा 1.5। अरे सही है क्या? बता देना कहीं। ये क्वेश्चन पढ़ो, सोल्व करो, पढ़ो क्या। फ्लक्स दे रखा है 20 मिली वेबर, आवर्ती दे रखी है 50 हर्ट्ज, घेरों की संख्या कितनी है भी 200। उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करें, उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करें भी। $888, बहुत बढ़िया भी। चलो भी चेक करते हैं सभी का आंसर। तो आपको क्या लिखना है भी, ई को गुणा करना है 444 भाग 100, इधर आपके पास 20 मिली वेबर, तो बटा में क्या लगा दो आप 1000 लगा दो तो सीधा। आवर्ती कितनी भी 50, ये 50 है। ठीक है भी, और घेरों की संख्या कितनी भी 200। ठीक है, काटापटी मचाओ। अब 500 को अगर 2 सीधा गुणा करके देखो यहाँ से, देखो ये कितनी जीरो है 1 2 4, अरे क्या काट दे सारी, 5 2 है 10, 5 2 है 10, ये भी गया यहाँ से, तो बचा क्या 2, और क्या बचा 444, 444 को 2 से गुणा करके है 888। पहले जितना काम हो उसके जीरो काटा करो, आप जीरो काटने का काम किया करो, अपने आप आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो बताओ ईएमएफ इक्वेशन संबंधित कोई क्वेश्चन में दिक्कत, सारे समझ में आ गए? तो आज अपने क्या कर दिए ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है भी।